Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to my channel Future Exams Study. My name is Lokesh Kumar and we are going to study about the solutions of chapter 4 History by NCERT's book. Chapter number 4 Tribal the Truth and the Vision of a Golden Age. ट्राइबल्स मतलब जनजाति, दीटू मतलब जो आउटसाइडर थे, जो भी बाहर से आने वाले व्यक्ति थे, एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज और एक सुनहरे भविष्य का सपना। ये हमारा चैप्टर था, हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में इधर उधर हो सकता है, चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 4 दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला है हमारा, द ब्रिटिश डिस्क्राइब्ड द ट्राइबल पीपल एज, यानी जो ब्रिटिश थे उन्होंने ट्राइबल पीपल्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया, किस तरह से बताया। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था किस तरह से, वाइल्ड एंड सैवेज। देखिए यहाँ पे नीचे आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कंप्लीट फिल किए हुए हैं। क्या बताया था उन्होंने, वाइल्ड एंड सैवेज। तो यहाँ पे आ जाएगा वाइल्ड एंड सैवेज। बी वाला हमें दिया हुआ है, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज, यानी झूम कल्टीवेशन में जो बीज बोए जाते थे उनके तरीके को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग। क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग। ये हमारा दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर हो जाएगा। फिर सी वाला है, द ट्राइबल चीफ्स गॉट डैश टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स। तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लैंड। फोर्थ वाले में, ट्राइबल वेंट टू वर्क, ये देखिए ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ असम एंड द डैश इन बिहार। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द टी प्लांटेशंस ऑफ असम एंड द कोल माइंस इन बिहार। यानी जो ट्राइबल्स थे वो टी प्लांटेशंस में, जो हमारे चाय के बड़े बड़े बागान होते थे असम के अंदर, वहाँ पे काम करने जाते थे। एंड द कोल माइंस इन बिहार, और बिहार में जो कोयले की खदानें थीं, जो कोल माइंस थी, वहाँ पे जाते थे। इससे बाद में दूसरा हमें दिया हुआ है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो फर्स्ट वाला है, झूम कल्टिवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड्स, कि जो झूम कल्टिवेटर्स थे वो ज़मीन को जोतते थे और बीज बोते थे। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि झूम कल्टीवेशन में पेड़ों को काट के जलाया जाता है और फिर उसके ऊपर उसी तरह से बीजों को बिखेर दिया जाता है, स्कैटर कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। इससे बाद में हमारा सेकंड वाला है, कोकून्स वर बॉट फ्रॉम द संथाल्स एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज प्राइस। यानी जो कोकून्स होता था वो संथाल से खरीदा जाता था और व्यापारियों को बेचा जाता था 5 गुना ज़्यादा रेट पर, यानी 5 times प्राइस उनसे लिया जाता था। तो ये बात हमारी ट्रू है। थर्ड वाला है हमारा, बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोवर्स टू प्योरीफाई देमसेल्व्स, गिव अप ड्रिंकिंग लिटर एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्करी। यानी जो बिरसा नाम का व्यक्ति था उसने अपने फॉलोवर्स से, अपने अनुयायियों से खुद को शुद्ध करने का, प्योरीफाई यानी शुद्ध करने का वो किया, निवेदन किया। गिव अप ड्रिंकिंग लिटर, और शराब पीना, यानी ये सारी जो बुरी आदतें थी इन्हें छोड़ने का उसने निवेदन किया कि इन सारी चीज़ों को छोड़ दो। तो ये बात भी हमारी ट्रू है। डी वाला है, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जो ब्रिटिश थे, क्या वो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ जो था, यानी जनजातियों का जीने का जो तरीका था, जो ट्राइबल्स ग्रुप थे उनका जो जीने का तरीका था, उसे वो प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखना चाहते थे। ये फाल्स है, वो सुरक्षित नहीं रखना चाहते थे, वो उन्हें पूरी तरीके से अपने अनुसार ढाल देना चाहते थे, अपने नियमों पे उन्हें चलाना चाहते थे। अब फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उन्होंने किन समस्याओं का, किन प्रॉब्लम्स का सामना किया ब्रिटिश साम्राज्य में, जो ब्रिटिश शासन था उसमें उन्हें कौन सी समस्याएं आईं। तो आंसर आपके सामने दिया हुआ है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रीजन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड सेटलिंग द झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, यानी एडमिनिस्टर करने के लिए
और इकोनॉमिक पर्पस की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स या फिर जो झूम कल्टीवेटर्स थे जो इस तरह की कृषि करते थे उन्हें सेटल करने का प्रयास किया। उनसे बोला कि आप एक ही स्थान पे रहो, आप इधर उधर मत घूमो और इधर उधर अपने जो है वहाँ पे ज़मीन पे खेती मत करो, एक ही स्थान पे आप सेटल हो जाओ। However, settled plough cultivation did not prove to be helpful to these झूम cultivators। लेकिन हुआ क्या, ये जो सेटल होना था, सेटल डाउन होना था, ये उनके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। लिखा हुआ है डिड नॉट प्रूव टू बी हेल्पफुल टू दीज झूम कल्टिवेटर्स, यानी झूम कल्टिवेटर्स के लिए हेल्पफुल प्रूव नहीं हुआ। दे ऑफन दे ऑफन सफर्ड बिकॉज देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स। उन्हें हमेशा सफ़र करना पड़ता था क्योंकि उनके खेतों से अच्छे फसल का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। द न्यू फॉरेस्ट लॉ ऑल्सो अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। जो न्यू लॉ थे, फॉरेस्ट लॉ जो ब्रिटिश ने बनाए थे, उन्होंने भी इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की ज़िंदगी पर प्रभाव डाला। शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन इज़ यूजुअली डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन होती है वो जनरल के एक छोटे हिस्से पर की जाती है। अंडर द फॉरेस्ट लॉज द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट्स एंड डिक्लेयर्ड देयर दैट फॉरेस्ट्स वर स्टेट प्रॉपर्टी। यानी नए फॉरेस्ट नियमों के अनुसार जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना जो कंट्रोल था, अपना जो नियंत्रण था वो पूरे जनरल पे फैला दिया। एंड डिक्लेयर्ड, और ये घोषणा कर दी दैट फॉरेस्ट्स वर स्टेट प्रॉपर्टी, कि जो जनरल हैं, जो फॉरेस्ट हैं वो स्टेट की संपत्ति हैं, ब्रिटिश की संपत्ति हैं। दस द झूम कल्टिवेटर्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रैक्टिसाइजिंग झूम कल्टिवेशन फ्रीली। और इस प्रकार जो झूम कल्टिवेटर्स थे, जो झूम कृषक थे, किसान थे, उन्हें इस तरह के झूम कल्टिवेशन करने से रोक दिया गया। मैनी वर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड। फिर उनमें से ज़्यादातर दूसरे एरिया में चले गए अपने लिए काम ढूंढने और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपनी आजीविका और अपना काम ढूंढने के लिए वो दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर गए वहाँ से। तो ये आपका आंसर है। इस वीडियो को आप पॉज करके पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। हाउ डिड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। यानी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके अंदर कुछ चीफ पीपल थे, जो कुछ मेन व्यक्ति थे, जैसे सरपंच मान लीजिए, जैसे गांव में सरपंच होता है, तो उसी तरह से ट्राइबल ग्रुप्स का भी एक आदमी लीडर होता था, उसका पूरा परिवार लीडर परिवार माना जाता था। तो उनके उनकी जो पावर्स थी, उनकी जो शक्तियाँ थी, वो किस तरह से चेंज हुई ब्रिटिश शासन के दौरान, जो कॉलोनियल रूल आया था। तो आंसर आपके सामने है, पढ़ते हैं। अंडर द कॉलोनियल रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली। यानी कॉलोनियल रूल में जो फंक्शंस थे, जो कार्य प्रणाली थी और जो शक्तियाँ थी ट्राइबल चीफ की, वो चेंज हुई। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश दीज ट्राइबल चीफ्स एंजॉयड ए सर्टन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड यूज टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। ब्रिटिश के आने से पहले ये जो ट्राइबल चीफ्स थे, ये बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमिक पावर का एंजॉय करते थे, यानी इनके पास में पैसे होते थे ज़्यादा। एंड यूज टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज, और ये अपने क्षेत्रों पर शासन करते थे, अपने क्षेत्रों पर इनका अधिकार होता था। विच वर नॉट सो नाउ। ये यहाँ पे सो लिखा हुआ है, SOW नहीं है, ये SO है, SO। विच वर नॉट सो नाउ, लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब ऐसा नहीं रह गया था। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स। उनसे बोला गया था कि आप पूरे गांव के ऊपर जो अपनी ज़मीन है उसको आप रेंट पे उठाएंगे। इन दिस प्रोसेस दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इस प्रोसेस में उन्होंने अपनी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स खो दी और उन्हें फोर्स किया गया कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा बनाए गए जो रूल हैं उनका भी पालन करें। They also had to pay tribute to British and discipline the tribal groups on behalf of the British। इसके अलावा उन्हें ब्रिटिश के बिहाव पर ट्राइबल ग्रुप्स को अनुशासन में रखना था और ब्रिटिश को ट्रिब्यूट यानी सम्मान भी देना था, इज्जत भी देनी थी, उनका सम्मान भी करना था। उसके बाद में हैंस अंडर द कॉलोनियल रूल दे लॉस्ट द ऑथोरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉय अमंगस्ट देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। इस प्रकार क्या हुआ कि उन कॉलोनियल रूल आने के बाद में उन्होंने अपनी जो ऑथोरिटी थी,
अपने जो अधिकार था अपने लोगों पर जिसमें वे आनंद लेते थे, वो उन्होंने खो दिया और अपने जो परंपरागत उनकी कार्यप्रणाली चल रही थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, वो पूरी नहीं हो पाई। ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वॉट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द डीकोज, यानी जो ट्राइबल्स थे, वॉट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स थे उनमें डीटूस के प्रति गुस्सा किस वजह से था, क्या कारण थे जिसकी वजह से डीटूस, भाई डीटू कौन थे समझ लीजिए। ये जो यहाँ पे डीटू वर्ड आ रहा है, डीटूस वो थे जो आउटसाइडर थे, जो बाहर से आए हुए व्यक्ति थे। आंसर देखते हैं थोड़ा सा, ये दिया हुआ आपका आंसर। द वर्ड डीटूज मीन्स आउटसाइडर और हु कम फ्रॉम आउटसाइड लाइक मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, जमींदार एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ब्रिटिश ईटीसी। यानी डीटूज वर्ड का मतलब है ऐसे बाहरी व्यक्ति जो बाहर से आए थे, जैसे कि मनी लेंडर्स थे जो उधार पैसे देते थे, ट्रेडर्स यानी व्यापारी थे, जमींदार थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे या फिर ब्रिटिश थे। ये सभी व्यक्ति जो थे ये आउटसाइडर थे। देर आर ए नंबर ऑफ रीजन्स फॉर एंटर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द डीटूज, यानी जो ट्राइबल्स थे उनमें बहुत सारे गुस्से की वजह थी। क्या वजह थी हम पढ़ते हैं नीचे। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है, द ट्राइबल्स प्रैक्टिसाइज्ड शिफ्ट इन कल्टीवेशन बट द ब्रिटिश फोर्स्ड देम, यानी जो ट्राइबल्स थे उन्हें शिफ्ट इन कल्टीवेशन के लिए प्रैक्टिसाइज किया गया, बट द ब्रिटिश फोर्स दैम टू फॉलो सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट, यानी वो शिफ्ट इन कल्टिवेशन करते थे लेकिन ब्रिटिश ने उन्हें फोर्स किया कि वो एक ही ज़मीन पर सेटल हो जाएं और उन्हें लैंड सेटलमेंट से भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस एट ए वेरी चीप रेट, जो व्यापारी थे और जो उधार ऋण देने वाले थे, जो मनी लेंडर्स थे, वो जनरलों में आते थे और वो चाहते थे उस सामान को, जो भी सामान फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है उसे बहुत ही सस्ते रेट पे खरीदना चाहते थे। लर्निंग दैम टू टेक कैश लोन्स एट हाई इंटरेस्ट ईटीसी, और वो साथ ही साथ कैश में ऋण भी देते थे बहुत ऊंचे ब्याज पर। द इनोसेंट एंड पुअर पीपल इनिशियली फेल इन द ट्रैप ऑफ दीज मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एंड रिमेन्ड इंडेप्टेड थ्रू आउट देयर लाइफ्स, जो निर्दोष और गरीब व्यक्ति थे वो इनकी ट्रैप में, इनके जाल में फंस गए, जो मनी लेंडर्स और व्यापारी थे इनके जाल में फंस गए, एंड रिमेंड इंडेप्टेड थ्रू आउट देयर लाइफ्स, और अपनी पूरी जिंदगी कर्ज में डूबे रहे। सो द ट्राइबल्स कंसीडर्ड द ट्रेडर्स मनी लेंडर्स एज इविल आउटसाइडर्स, और इसलिए जो ट्राइबल्स थे ये व्यापारियों और मनी लेंडर्स को एक बुरे बाहरी व्यक्ति की तरह देखते थे कि बाहर से आए हुए डाकू हैं ये सभी। दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है, अंडर ब्रिटिश रूल the tribal chiefs lost their authorities they had enjoyed earlier amongst their people were unable to fulfill their traditional functions। जैसे अभी अभी हमने आंसर नंबर 4 में पढ़ा था कि इनके रूल्स के अंदर जो ऑथोरिटी थी उनके पास में, जो ट्राइबल चीफ थे उनके पास में जो ऑथोरिटी थी, जो सरपंच के पास ऑथोरिटी थी अपने लोगों के प्रति, वो सारी की सारी चली गई। वो पहले जैसा आनंद नहीं उठा पा रहे थे। रेदर दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, और इसके अलावा इन्हें ब्रिटिश को ट्रिब्यूट यानी कि सम्मान भी देना होता था। बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉज द ब्रिटिश इवैक्यूएटेड दैम फ्रॉम ऑफ देयर ओन लैंड्स, एज ए रिजल्ट दे बिकेम होमलेस एंड वेंट इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड। फॉरेस्ट लॉ आने के बाद में जो ब्रिटिश थे इन्हें इनकी ही ज़मीन से इन्हें बाहर कर दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि ये बेघर हो रहे, होमलेस हो रहे, इनके पास घर भी नहीं बचे और इन्हें काम और आजीविका की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ ए गोल्डन एज, व्हाई डू यू थिंक सच ए विजन अपील्ड टू द पीपल ऑफ द रीजन, यानी जो बिरसा नाम का व्यक्ति था उसका गोल्डन एज का विजन, सपना क्या था, उसका सुनहरे भविष्य का सपना क्या था। वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, सच ए विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन, कि इस तरह का जो सपना था, इस तरह का जो साम्राज्य होना चाहिए व्यक्तियों के क्षेत्र में। तो आंसर आपके सामने है, बिरसा टॉट अबाउट ए गोल्डन एज, ए सत्युग, एन एज ऑफ ट्रूथ इन विच लाइट इन द पास्ट द ट्राइबल पीपल वुड लिव ए गुड लाइफ, यानी बिरसा ने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा था, एक ऐसे भविष्य के बारे में बात की थी जैसे सतयुग था। जैसे आप जानते हैं ना 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग के बारे में बात की थी, एन एज ऑफ ट्रूथ, एक सच्चे समय का यानी सत्य का जो समय था उसके बारे में। लाइक इन द पास्ट, जैसे पहले होता था,
द ट्राइबल पीपल वुड लिव ए गुड लाइफ, और जो ट्राइबल पीपल हैं, जो जनजातीय व्यक्ति हैं, वो अच्छी ज़िंदगी जिएँ। कंस्ट्रक्ट एम्बेटमेंट्स, टैप नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांट ट्रीज एंड ऑर्किड्स एंड प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। यानी जैसे पहले की तरह वो आज़ादी से अपना जीवन जी रहे हैं, पेड़ पौधे बो रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, झूम कल्टीवेशन थी। इस तरह के मतलब अपने आज़ादी से पूरी तरह से खुशी-खुशी जीते रहे। ही टॉट ऑफ एन एज इन विच द ट्राइबल्स वुड नॉट किल वन अनदर एंड वुड लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। उसने ऐसे समय के बारे में बात की थी जहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, वो एक दूसरे को मारे नहीं और वो एक ईमानदारी का जीवन जिए। हिज गोल्डन एज कंसिस्टेड ऑफ ए रिफॉर्म्ड tribal society in which there was no place for vices like litter, uncleanliness, witchcraft, and sorcery, and outside forces like the missionaries, Hindu landlords, money lenders, traders, and the Europeans। यानी उनका जो सुनहरा भविष्य था वो इस तरह का था, जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किसके लिए? लीटर के लिए, यानी शराब पीने के लिए, गंदगी के लिए, विच क्राफ्ट, सॉर्करी, ये सारे जो अय्याशी वाले काम थे, इनके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एंड आउटसाइड फोर्सेस, और बाहरी व्यक्ति का दबाव नहीं होना चाहिए, जैसे मिशनरी थे, या फिर हिंदू जमींदार थे, या फिर उधार ऋण देने वाले थे, या फिर व्यापारी, या फिर जो यूरोपियंस थे, इनका किसी का दबाव नहीं होना चाहिए ट्राइबल्स के ऊपर। द विजन वॉज अपीलिंग टू द ट्राइबल पीपल एज ऑल द vices and outside forces that Birsa talked about were indeed thought of by everyone as the root causes of their misery and suffering। द विजन वॉज अपीलिंग, जो सपना था उसे अपील कर रहे थे, टू द ट्राइबल पीपल्स, ट्राइबल व्यक्तियों के लिए, एज ऑल द वाइसेस एंड आउटसाइड फोर्सेस, जो भी आउटसाइड फोर्सेस थे, जो भी बाहरी दबाव थे, दैट बिरसा टॉट, जिसके बारे में बिरसा ने बात की थी, अबाउट वर इंडीड थॉट ऑफ बाय एवरीवन, ये वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का विचार था, एज द रूट कॉजेज ऑफ देयर माइजरी एंड सफरिंग, क्योंकि वो जो बाहरी व्यक्ति थे वही उनके बुरे वक्त का जड़ थे, बुरे वक्त की पूरी परेशानी का कारण थे। तो ये थे हमारे प्रश्न और उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, आपको समझ में आया होगा क्या था हमारा पूरा सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप वीडियो शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे भी पढ़ पाएँ, इस परेशानी के टाइम में, इस पैंडेमिक में पढ़ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।